नमस्कार साथियों, मैं प्रहलाद गुप्ता आप लोगों का अनअकैडमी में स्वागत करता हूं। और आज का क्लास जो है हम लोगों का वह बिहार इतिहास से शुरू होगा। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में इतिहास से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वह पूछा जाता है और 40 प्रश्न जो रहता है 150 में। और इस 40 प्रश्न के इतिहास में बिहार के इतिहास से भी प्रश्न जो है वह पूछ दिया जाता है। इसलिए मैं शुरुआत कर रहा हूं बिहार का इतिहास से। इतिहास हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय स्तर पर भी। प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, उसका भी क्लास चलेगा। लेकिन पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं बिहार का इतिहास, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अधिकांश विद्यार्थी जो हैं परीक्षा में शामिल होते हैं वे बिहार के इतिहास का जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें अपने आप को असहज पाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बिहार के इतिहास में तो आपको लगने लगेगा कि यहाँ से क्वेश्चन तो मैं निश्चित रूप से इजी वे में बना सकता हूँ। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं साथियों आज बिहार का इतिहास। और सबसे पहले इस बिहार शब्द के बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे, क्योंकि यहाँ से भी बीपीएससी की परीक्षा में प्रश्न जो है वह पूछा गया है साथियों। यह बिहार शब्द जो है, यह शब्द बिहार शब्द से बना है। इस बिहार शब्द से बिहार शब्द जो है वह बन गया है साथियों। इस बिहार शब्द का शाब्दिक अर्थ बौद्ध मठ होता है या बौद्ध आश्रम कहते हैं। तो यही परीक्षा में पूछा गया। बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक आप लोगों के पास होगा तो आप देखेंगे उसमें यह पूछा गया बिहार का अर्थ। तो विकल्प में यही बौद्ध मठ दिया गया है। बौद्ध मठ या बौद्ध भिक्षुओं का आवास स्थल, उसी को बिहार कहा जाता था, जहां पर बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। उसी बिहार का बड़ा रूप जो है वह महाबिहार कहलाता था। तो एक प्रश्न आपका यहां से बन रहा है। आगे चल करके जब इस्लाम धर्म के अनुयायी बिहार में प्रवेश करते हैं तो उन्हीं लोगों ने इस शब्द के विकल्प में इस शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया और उन्हीं लोगों ने बिहार जो है वह नामकरण कर दिया। तभी से अपना राज्य जो है वह बिहार के नाम से भारतीय संघ का अंग के रूप में वर्तमान समय में जाना जाता है साथियों। तो यही बिहार शब्द का जन्म कैसे हुआ, यहां से एक प्रश्न जो है वह बन जाता है। यह भी स्पष्ट रूप से पुस्तक में लिखा हुआ है कि प्राचीन काल में इस बिहार की धरती पर बहुत अधिक बौद्ध महाबिहार या बिहार था। उसी बिहार की बाहुलता के कारण इस प्रदेश का, इस क्षेत्र का नाम जो है वह बिहार रख दिया गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने बिहार और बिहार के बारे में जाना साथियों। अब हम लोग पढ़ेंगे बिहार का इतिहास। तो इसको 3 भागों में बांट करके हम लोग पढ़ेंगे। जैसे बिहार का इतिहास यहाँ पर है तो हम लोग यहाँ विभाजन करते हैं तो प्राचीन,
बिहार का प्राचीन इतिहास। दूसरा, मध्यकालीन। मध्यकालीन इतिहास बिहार का। और तीसरा, आधुनिक। तो यही हम लोग 3 भागों में बांट करके बिहार के इतिहास का अध्ययन यहां पर करेंगे। शुरुआत हम लोगों को कहां से करना है? तो प्राचीन से। प्राचीन इतिहास जो है बिहार का, उससे साथियों हम लोग शुरुआत करेंगे। अगर आपका इतिहास विषय रहा होगा या नहीं भी रहा होगा जिन लोगों का, तो यह स्पष्ट है कि प्राचीन काल, मध्यकालीन काल, आधुनिक काल के इतिहास के बारे में अगर हम लोगों को जानना है तो स्रोत का अध्ययन करना अनिवार्य बन जाता है। तीनों काल से संबंधित स्रोत, कुछ ऐसे स्रोत हैं जिसके आधार पर बिहार के इतिहास का निर्धारण जो है वह किया जा सकता है। वह प्राचीन बिहार के इतिहास का स्रोत होगा, मध्यकालीन बिहार के इतिहास का स्रोत होगा, आधुनिक बिहार के इतिहास का स्रोत हो सकता है। क्योंकि हमने कहा कि शुरुआत हम लोगों को कहां से करना है, तो प्राचीन बिहार का इतिहास जो है वह शुरू करेंगे साथियों। यहीं से हम लोगों को शुरू करना है और यहां से हम लोगों का बनेगा जो वह स्रोत। साक्ष्य, सोर्स, कौन कौन से सोर्स हैं जिसके आधार पर बिहार के प्राचीन इतिहास का निर्धारण किया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे और यहाँ से भी बहुत सारा प्रश्न जो है वह पूछा जाता है साथियों। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। समझना है और समझने के साथ ही आपको यह याद भी हो जाएगा। तो स्रोत से मैं यहां शुरू कर रहा हूं। अब चूंकि यह हम लोग बाद में पढ़ेंगे, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन बिहार के इतिहास का मैंने यहां स्रोत लिखा। अब स्रोत को कितने भागों में बांट सकते हैं तो आप यहां देखिए। पहले हम लोग पुरातात्विक, पुरातात्विक स्रोत, इसके बाद कुछ है साहित्यिक, साहित्यिक स्रोत, और तीसरा विदेशी। तीन स्रोत है यहां पर साथियों। पुरातात्विक है, साहित्यिक स्रोत है, विदेशी स्रोत है। और यहां से आपके पास बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक होगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यहां से बहुत सारा क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछा जाता है, पहले भी पूछा गया है। तो अगर हम लोग पुरातात्विक स्रोत को देखें तो यहाँ पर बहुत सारा तथ्य जो है वह शामिल किया जा सकता है। अब एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखेंगे साथियों। जैसे पुरातात्विक में हम लोग यहाँ राजप्रसाद, राजप्रसाद पहला पॉइंट बना सकते हैं जो बिहार से संबंधित है। स्तंभ लेख, गुहा लेख, स्तूप, बिहार,
अवशेष। तो पुरातात्विक स्रोत में आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर इतना तथ्य जो है यहाँ जोड़ दिया। अब इसका जब हम लोग वर्णन करेंगे तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है और पूछा भी गया है और आपको याद भी हो जाएगा। उसके बाद साहित्यिक स्रोत की अगर बात करें तो इसमें कुछ पुस्तक और लेखक का नाम आएगा, और विदेशी स्रोत की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ भी पुस्तक और लेखक का ही नाम आएगा। तो इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग पुरातात्विक स्रोत यहाँ पर देख लेते हैं। अब पुरातात्विक स्रोत में पहला क्या है? राजप्रसाद है। हम लोग यहां देख रहे हैं राजप्रसाद। राजमहल को राजप्रसाद भी कहते हैं और यह बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। मैं एक बात यहां पर और भी कहना चाहता हूं कि बीपीएससी के एग्जाम में प्रश्न को दोहराया भी जाता है। तो यह राजप्रसाद मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने पटना के कुम्हरार में, पटना में कुम्हरार है, पार्क जिसको कहते हैं, संग्रहालय भी कहते हैं, उसी जगह राजप्रसाद का निर्माण कराया था। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कुम्हरार, और है कहां? तो पटना। पटना के कुम्हरार में चंद्रगुप्त मौर्य ने राजप्रसाद का निर्माण कराया। अगर परीक्षा में पूछे तो स्थान यह पूछा जा सकता है। दूसरा, यह 80 स्तंभ पर निर्मित था। 80 स्तंभ का साक्ष्य जो है यहां से मिला है। आप कुम्हरार संग्रहालय में जाएंगे तो वहां है, अभी आप देख सकते हैं। उसके बाद यह राजप्रसाद जो है यह लकड़ी का बना था, लकड़ी। तो यह भी परीक्षा में पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा कुम्हरार में बनाया गया राजप्रसाद किसका बना था? तो साथियों याद रखिएगा, लकड़ी विकल्प में रहेगा या काष्ठ जो है वह दिया रहेगा। तो यहां से भी एक क्वेश्चन हम लोगों का बन जाता है। उसके बाद दूसरा है यहां स्तंभ लेख। तो अशोक को हम लोग जानते हैं, मौर्य वंश के महत्वपूर्ण शासक जो थे वह अशोक थे, और उन्होंने ही स्तंभ लेख को जारी किया था। स्तंभ लेख, बिहार में कुछ महत्वपूर्ण स्तंभ लेख जो हैं वह मिले हैं। जैसे यहां आप देख सकते हैं स्तंभ लेख में लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, और रामपुरवा। यह तीन बिहार से स्तंभ लेख काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो यह तीन स्थल का नाम हो गया जो शिल्पियों की परीक्षा में लौरिया नंदनगढ़ पूछा गया है। शिल्पियों के परीक्षा में अरेराज में विश्वविख्यात मंदिर है शिव का, वह पूछा गया। लेकिन यह इतिहास से संबंधित है तो स्तंभ लेख की हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ दूसरा क्या प्रश्न बनेगा कि स्तंभ जो अशोक के द्वारा बनाया जाता था उसका आधार जो है वह चौड़ा होता था, लेकिन धीरे धीरे ऊपर जैसे बढ़ता था शीर्ष की तरफ तो वह पतला होते जाता था, और शीर्ष पर अवांगमुखी कमल का चित्र बनाया गया। अवांगमुखी कमल उसको कहते हैं, कमल के फूल को अगर उल्टा कर दिया जाए, उल्टा कमल का फूल
या अवांगमुखी कमल, और उसी के ऊपर विभिन्न पशुओं की मूर्ति बनाई गई है। तो परीक्षा में पूछ सकता है कि लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ शीर्ष पर किस पशु की आकृति बनाई गई है? तो यहां पर सिंह हो जाएगा। सिंह की आकृति बनाई गई है या मूर्ति बनाई गई है। औरेराज में भी इसी की मूर्ति बनाई गई है, लेकिन यह अलग है, इसलिए इसको याद रखिएगा। रामपुरवा, रामपुरवा और लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़। तो रामपुरवा में क्या है? मूर्ति जो बनाया गया है वह वृषभ है। वृषभ या सांड भी कहते हैं, बुल, इसकी मूर्ति जो है यहां बनाया गया है साथियों। तो यह रामपुरवा आपको याद रखना है। रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत आता है, यह पूर्वी चंपारण के अंतर्गत अरेराज जो है वह आता है। तो यह स्तंभ लेख से हम लोगों का बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो है वह निकल करके सामने आ जाता है। अब इसके बाद जो चर्चा करते हैं वह है गुहा लेख। अब स्रोत में गुहा लेख है, तो गुहा लेख से जो प्रश्न बनता है वह है कि अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए गया में चट्टान को काट करके गुफा का निर्माण कराया था और उस पर लेख अंकित किया गया है, इसीलिए इसको गुहा लेख के नाम से जानते हैं। गुहा को गुफा भी कहा जाता है। साथियों, एक बात यहां जानना है, आजीवक, आजीवक संप्रदाय, यह आजीवक संप्रदाय जो है, आजीवक का शाब्दिक अर्थ भाग्यवादी होता है और परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? मखली गोसाल, मखली गोसाल। तो यह आपको याद रखना होगा। यह मखली गोसाल जो हैं भगवान महावीर स्वामी के मित्र के रूप में थे, शिष्य के रूप में थे, लेकिन वैचारिक मतभेद हो गया क्योंकि महावीर स्वामी भाग्य को नहीं मानते थे, वह कर्मवादी थे और यह भाग्यवादी थे। इसीलिए महावीर स्वामी से यह अलग हो जाते हैं और एक नए संप्रदाय की स्थापना करते हैं जिसको आजीवक संप्रदाय या भाग्यवादी संप्रदाय कहते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अशोक तो बौद्ध धर्म के प्रति ज्यादा लगाव रखता था, तो आजीवकों के लिए गुफा का निर्माण क्यों कर दिया, उनके रहने के लिए निर्माण क्यों कर दिया? क्योंकि अशोक एक धर्मनिरपेक्ष और कल्याणकारी शासक था। उसी का पौत्र दशरथ भी एक धर्मनिरपेक्ष और कल्याणकारी शासक के रूप में माना गया है। तो याद रखिएगा, दोनों का नाम अशोक और दशरथ ने गया में आजीवक संप्रदाय के लिए इसका निर्माण कराया और उस पहाड़ी का नाम है बराबर और नागा अर्जुनी की पहाड़ी बराबर। और नागार्जुनी की पहाड़ी यह गया में है। तो गुहा लेख से यह महत्वपूर्ण बात हो जाता है। इसके बाद साथियों स्तूप की बात हम लोग कर लें। स्तूप तो हम लोग जानते हैं, यह स्तूप जो आप देख रहे हैं भगवान बुद्ध के पार्थिव शरीर के ऊपर ईंट के द्वारा
अर्धचंद्राकार का स्तंभ जो बनाया गया उसी को स्तूप कहते हैं। और यह बौद्ध धर्म से यह भी संबंधित है। अब बिहार में जो है एक स्तूप है और यह है केसरिया। केसरिया का स्तूप यह विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप है। तो इस दृष्टिकोण से परीक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण पॉइंट तो बनता ही है कि बौद्ध धर्म से संबंधित विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप कहाँ है, तो वह बिहार में है। पहला पॉइंट, बिहार में अगर पूछ दे तो बिहार में कहाँ है, तो यह केसरिया में है। और यह किस जिला में है, तो यह पूर्वी चंपारण जिला में है। तो याद रखना यहाँ पर। दूसरा महत्वपूर्ण है राजगीर। राजगीर यह बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों धर्मों से संबंधित है साथियों। और यहाँ पर विश्व शांति स्तूप जो है वह बनाया गया है। बीपीएससी की परीक्षा में पूछा है किस देश की सहयोग से यहाँ पर बनाया गया। जापान के सहयोग से विश्व शांति स्तूप का निर्माण किया गया है। और बहुत ही द्रुत गति से राजगीर क्षेत्र का विकास हो रहा है, जो नालंदा जिला में है। तेज गति से वह आगे बढ़ रहा है। तो स्तूप में आप दो याद रखिएगा, एक केसरिया विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप है और दूसरा राजगीर नालंदा जिला और यह पूर्वी चंपारण जिला, यहाँ पर विश्व शांति स्तूप है। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ बिहार। तो यह तो इस बार पूछा जा सकता है परीक्षा में। यह बिहार जो मैंने लिखा है इस बार परीक्षा में पूछा जा सकता है। बिहार की हम लोग चर्चा किए थे शुरू में, तो वही बिहार है, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल। और यहाँ पर पठन पाठन का कार्य भी संपन्न किया जाता था इस बिहार में। और जो कुछ बड़े बिहार हुए तो उन्हीं को महाबिहार कहते हैं। तो महाबिहार मैं यहां लिख रहा हूं, महाबिहार। और इस महाबिहार को विश्वविद्यालय भी कहते हैं। बिहार की अगर हम लोग बात करें या भारत के संदर्भ में हम लोग जाएं तो भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय या महाबिहार जो है वह है नालंदा। महाबिहार। तो पहला क्वेश्चन यहां बन रहा है कि भारत का सबसे प्राचीन महाबिहार या विश्वविद्यालय कौन है, तो नालंदा महाबिहार है। अब दूसरा प्रश्न बनेगा कि इस नालंदा महाबिहार का निर्माण किसने कराया, तो कुमारगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम ने। जब गुप्त वंश पर हम लोग आएंगे तो वहां फिर चर्चा करेंगे, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। यहां पर देखना है कि भारत का सबसे प्राचीन महाबिहार या विश्वविद्यालय नालंदा महाबिहार या विश्वविद्यालय, इसका निर्माण किसने कराया, तो कुमारगुप्त प्रथम ने कराया था। दूसरा महाबिहार यहां पर हम लोग लिख सकते हैं और वह है विक्रमशिला। विक्रमशिला महाबिहार। विक्रमशिला महाबिहार यह भी बीपीएससी की परीक्षा में इस बार पूछा जा सकता है। और इसका निर्माण जो है पाल वंश के शासक धर्मपाल ने कराया था। देखिए किसने निर्माण कराया वह तो आपको जानना ही है। इसके साथ ही आपको यह भी जानना है कि
इसको नष्ट किसने करा दिया? आज यह अवशेष के रूप में हम लोगों के सामने है। विक्रमशिला भागलपुर के समीप है और इसके अवशेष बचे हुए हैं। तो निर्माता के नाम के साथ इसको विध्वंस करने वाला का नाम भी हम लोगों को जानना है। और इसको तोड़ने का जो कार्य किया वह था मुहम्मद बिन बख्तियार। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इसी ने दोनों महाविहार को ध्वस्त कर दिया। देखिए, यह लोग लुटेरा के समान थे और धार्मिक स्थलों को तोड़ देना, नष्ट कर देना भी उसमें अपनी शान समझते थे। इसी क्रम में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया। यह नहीं समझ सका था कि यहाँ पर धन दौलत नहीं मिलेगा, यह तो पठन पाठन का जगह है। यहाँ तो अहिंसा के और सत्य के पुजारी बौद्ध भिक्षु रहते हैं। इसलिए गुस्से में आकर के जब धन संपत्ति नहीं मिला तो गुस्से में आकर के आग लगा दिया, नष्ट कर दिया। बीपीएससी के एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि नालंदा महाविहार के विध्वंसक निम्नलिखित में से थे यूनानी, सिथियन, मुसलमान, ईरानी, ऐसे करके। क्योंकि यह इस्लाम धर्म का अनुयायी था तो इसके अनुसार इसका नाम न दे करके मुसलमान दे दिया गया है, मुस्लिम दे दिया गया है। तो वहीं आपको आंसर जो है हो जाता है। तो यह हम लोग यहाँ महाविहार या बिहार से देख रहे हैं। साथियों, यह दो तो महत्वपूर्ण है ही, एक और जो है उदंतपुरी महाविहार, उसकी भी हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। यहां मैं लिख रहा हूं उदंतपुरी। क्योंकि यह तीन हम लोग देख लेंगे तो इसी तीन में से अगर महाविहार में से प्रश्न पूछेगा बीपीएससी में से तो यहां से निकल करके आएगा। पाल वंश के शासक गोपाल ने उदंतपुरी महाविहार का निर्माण कराया। तो पाल वंश के दो शासक हैं, धर्मपाल ने विक्रमशिला और गोपाल ने उदंतपुरी। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा यहाँ पर, उदंतपुरी का नया नाम क्या है, या वर्तमान में जो बिहार शरीफ है उसका प्राचीन नाम क्या है। तो साथियों, बिहार शरीफ का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, उदंतपुरी। तो यही बिहार से संबंधित जो है वह क्वेश्चन बनता है। आप इसको देख रहे हैं, नोट भी कर सकते हैं आप लोग और अपना नोट्स भी बना सकते हैं। उसके बाद लास्ट में है अवशेष। अवशेष अर्थात उत्खनन जब हुआ तो विभिन्न स्थलों से पुरातात्विक साक्ष्य जो है वह मिला है। कहीं से मिट्टी का बर्तन मिल गया है, कहीं से खिलौना मिल गया है, कहीं से हिरण का हड्डी के औजार मिल गए हैं, कहीं से विभिन्न धर्मावली मूर्तियां मिल गई है। तो इसको हम लोग यहाँ अवशेष के रूप में देख रहे हैं। तो कम ही मिला है, जैसे मैं यहां नाम लिख रहा हूं चिरांद, मनेर, चेचर, गया, मुंगेर, नालंदा और विक्रमशिला का हम लोगों ने चर्चा कर ही लिया है। एक पॉइंट आप यहां ध्यान रखिएगा, आगे भी इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। चिरांद, यहां से परीक्षा में प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया, बीपीएससी में पूछा जा सकता है। चिरांद यह बिहार के सारण जिला में स्थित है और यह नवपाषाण कालीन स्थल है और यहां से हिरण के हड्डी का सबसे अधिक औजार मिला है। यह केवल बिहार के संदर्भ में नहीं,
पूरे भारत के संदर्भ में भारत का एकमात्र स्थल चिरांद है जहां से सबसे अधिक हिरण के हड्डी का औजार जो है वह प्राप्त हुआ है। तो सीधे सीधे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हिरण के हड्डी का औजार सबसे ज्यादा कहां से मिला है, तो वह स्थल हो जाएगा चिरांद। आगे जब हम लोग चैप्टर में आएंगे तो इन स्थलों की भी चर्चा हम लोग करेंगे। सेनुआर भी इसमें आता है, सेनुआर रोहतास में है यह सेनुआर, रोहतास। सोनपुर से भी कुछ साक्ष्य, तो यहां से अवशेष के रूप में कुछ प्रमाण हम लोगों को बिहार के इतिहास के बारे में, खास करके प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाता है। तो यही हम लोगों का पुरातात्विक स्रोत है। अब हम लोग दूसरा स्रोत क्या लिखे थे, साहित्यिक स्रोत, और तीसरा स्रोत क्या लिखे थे, विदेशी स्रोत। तो अब हम लोग उसी की चर्चा करेंगे यहाँ पर। अब आप इसको देख रहे हैं, यह याद रखिएगा, चिरांद, आसान है, यह तो आप लोग जानते भी होंगे इसमें से बहुत सारा। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं साहित्यिक, साहित्यिक स्रोत, तो कुछ पुस्तक है और लेखक है। आप बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक बनाते होंगे या पहले का जो पूछा गया क्वेश्चन है बीपीएससी में, उसका अवलोकन करते होंगे तो आप देखते होंगे 2-3 क्वेश्चन जो है पुस्तक और लेखक से भी पूछ दिया जाता है। और अगर आपको याद है, अगर आपके दिमाग में यह है, तो यह क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है और सीधे सीधे आपको अंक मिल जाता है। तो कुछ ऐसा पुस्तक है या ग्रंथ है जिससे बिहार के बारे में भी हम लोगों को जानकारी मिल जाता है। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूं, यहाँ संक्षिप्त हम लोग चर्चा करेंगे, चैप्टर जब आएगा तो विस्तृत करेंगे। अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, पंचतंत्र, राजतरंगिणी, हर्षचरित, कामसूत्र, और इसके साथ कालिदास की भी महत्वपूर्ण पुस्तक आएगी, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्र, अब यह पुस्तक हो गया। तो सबसे पहले पुस्तक और लेखक जिससे बिहार के बारे में हम लोगों को जानकारी जो है वह मिल जाता। और भी पुस्तक है लेकिन यहाँ पर इतना ही महत्वपूर्ण हम लोग शामिल कर सकते हैं। जैसे कालिदास की तो बहुत सारी पुस्तक है, रघुवंशम है, विक्रमोर्वशीय है, ऋतु संहार है, और सब में उन्होंने विशद वर्णन जो है किया है। तो अर्थशास्त्र, अगर लेखक की बात हम लोग करें यहां तो कौटिल्य, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, पंचतंत्र, विष्णु शर्मा, राजतरंगिणी, कल्लहन, हर्षचरित, बाण भट्ट,
कामसूत्र वात्स्यायन, कालिदास, और यह भी कालिदास साथियों। तो पहले तो पुस्तक और लेखक हम लोगों को देखना है और उसके बाद यहां से भी प्रश्न जो है और यहां से प्रश्न जो है वह पूछ दिया जाता है। जैसे अगर चर्चा करें तो अर्थशास्त्र कौटिल्य रचना करते हैं और कौटिल्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी या चाणक्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं। मौर्य वंश के बारे में यहाँ से जानकारी जो है वह प्राप्त हो जाता है साथियों। यह कौटिल्य जो थे हम लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। तो इस रूप में भी यहाँ पर वर्णन जो है वह किया जा सकता है। अब दो प्रश्न यहाँ से और निकलेगा। जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम साप्तांग सिद्धांत, यहां लिख रहे हैं साप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। कौटिल्य कहते हैं कि किसी भी राज्य की या किसी भी साम्राज्य के प्रशासन को चलाने के लिए, उस राज्य को चलाने के लिए 7 अंग का होना जरूरी है, इसलिए इसको सप्तांग कहा गया है। दूसरा साथियों, सबसे पहले अर्थशास्त्र में ही अकाल का वर्णन किया गया है। सबसे पहले अर्थशास्त्र में ही वित्त संबंधी नियमों का उल्लेख किया गया है। लेकिन ज्यादा क्या पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन थे, दूसरा अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। तो भले इसका नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन इसकी विषय वस्तु जो है वह प्रशासन है, इसकी विषय वस्तु जो है वह राजनीति है। विकल्प में यही रहेगा, प्रशासनिक व्यवस्था वह नहीं रहेगा तो राजनीतिक व्यवस्था या राजनीति, यही इसकी विषय वस्तु है। दूसरा मैंने यहां लिखा है मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। गुप्त काल में यह लिखा गया, लेकिन मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। आश्चर्य की बात है कि ग्रंथ लिखा गया गुप्त काल में और जानकारी मिल रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब मौर्य वंश के बारे में। तो पुस्तक लेखक आप याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बनता है कि इसी मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल कहा गया है। ब्रिसल, तो आपसे पूछा जा सकता है किस ग्रंथ में, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल कहा गया। तो इस मुद्रा राक्षस में ब्रिसल कहा गया है। अब यहां पंचतंत्र, यह तो विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है साथियों। विश्व में सबसे लोकप्रिय ग्रंथ जो है वह बाइबिल है। उसके बाद अन्य ग्रंथ में जो लोकप्रियता का मामले में आते हैं तो पंचतंत्र का भी नाम लिया जाता है। लोकप्रियता का नाम अगर आएगा तो अभिज्ञान शाकुंतलम का भी नाम जो है वह लिया जाता है। तो पंचतंत्र गुप्त काल से संबंधित है और विष्णु शर्मा जो है इसके रचयिता हैं। इसमें प्रेरक प्रसंग वाली कहानियों का उल्लेख जो है वह किया गया है। उसके बाद आप देखिए राजतरंगिणी, यह काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह कश्मीरी कवि है कल्हन और इन्होंने राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना कर दिया। तो एक तो पुस्तक लेखक आपको इसमें जानकारी मिल रहा है जो याद रखना है। दूसरा, राजतरंगिणी से कश्मीर के राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। साथियों, कश्मीर के राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है और हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार का इतिहास, लेकिन मौर्य वंश के शासक हो, हर्षवर्धन हो, कनिष्क हो, सभी के बारे में
कुछ न कुछ बातों का उल्लेख इस राज तरंगिणी में किया गया है। उदाहरण जैसे कल्हन की राज तरंगिणी यह कहता है कि अशोक पहले शैव धर्म का अनुयायी था और अशोक इस मगध के शासक थे जिन्होंने विशाल साम्राज्य का निर्माण कर लिया था। इसलिए मैंने इस पुस्तक को शामिल किया है और यह पक्षपात रहित ग्रंथ है। हर्षचरित और इसके लेखक मैंने यहाँ लिखा है बाणभट्ट। हर्षवर्धन के दरबार में यह रहते थे और उसी की जीवनी उन्होंने लिखा हर्षचरित। बराबर पूछा जाता है लेकिन यह बाणभट्ट कहाँ के रहने वाले थे? तो साथियों, यह बाणभट्ट इस पाटलिपुत्र के रहने वाले थे। इस मगध की महत्वपूर्ण राजधानी पाटलिपुत्र अर्थात बिहार के रहने वाले थे और इनको हर्षवर्धन जब विजिट करते हैं इस क्षेत्र को तो अपनी राजधानी थानेश्वर लेकर के चले गए और अपना दरबारी कवि इनको बनाया। उसके बाद कामसूत्र मैंने यहाँ लिखा है, गुप्त काल से संबंधित है। वात्स्यायन नामक महत्वपूर्ण विद्वान ने इसकी रचना किया था और उस काल में गुप्त काल में जात पात बहुत अधिक बढ़ गया, वेश्यावृत्ति का प्रचलन भी बहुत अधिक बढ़ गया था और उसी को आधार बना करके गुप्तकालीन सामाजिक दृष्टिकोण को आधार बना करके इस ग्रंथ की रचना जो है वह किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविकाग्नि मित्र दोनों जो है कालिदास की रचना है। अन्य रचना के बारे में मैंने बताया और हम लोग जानते हैं साथियों कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो यह हम लोगों का कुछ साहित्यिक स्रोत है जिससे प्राचीन बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाता है। जैसे हम लोग चैप्टर में भी आगे बढ़ेंगे फिर इसकी मैं कहीं ना कहीं चर्चा करूंगा और वैसे ही आप लोगों को निश्चित रूप से यह तथ्य जो है वह याद हो जाएगा। तो साहित्यिक स्रोत समाप्त हो गया हम लोगों का, पुरातात्विक स्रोत भी समाप्त हो गया और हम लोगों का बचा है केवल विदेशी स्रोत। तो उस विदेशी स्रोत को भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ स्रोत में अंतिम है विदेशी स्रोत। साथियों, विदेशी स्रोत भी पुस्तक ही है क्योंकि विदेशी यात्री जो भारत आए थे घूमने के लिए, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, यहाँ से बौद्ध ग्रंथ को अपने देश में ले जाने के लिए और जो कुछ उन्होंने यहाँ पर देखा उसी को पुस्तक का रूप दे दिया और वही विदेशी स्रोत के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोगों को यहाँ देखना है जो बिहार से मुख्य रूप से संबंधित है। तो यहाँ जो पुस्तक है, ग्रंथ यहाँ मैं लिख रहा हूं, वह है इंडिका। दूसरा है हो क्यों की। तीसरा है सी यू की। यह तीन महत्वपूर्ण ग्रंथ है बिहार से संबंधित जहां से परीक्षा में प्रश्न आ सकता है और इसके लेखक जो है इंडिका आप जानते होंगे, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज है। फो क्यों की का लेखक फाहियान।
और सी यू की का लेखक ह्वेन सांग। तो एक तो यह पुस्तक और लेखक हो गया, आप देख रहे हैं, इंडिका मेगास्थनीज, फोक्यो की फाहियान और सी यू की के लेखक जो हैं वो ह्वेन सांग है। तब पुस्तक लेखक हो गया। अब इसके बाद यहां से भी बहुत सारा प्रश्न निकलता है, अब ध्यान देना होगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से, बीपीएससी के दृष्टिकोण से यह मेगास्थनीज और ह्वेन सांग ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। महत्वपूर्ण तो यह भी है, लेकिन इसमें से अगर तथ्य को याद करना होगा तो पहला स्थान हम लोग यहाँ इंडिका को देंगे, दूसरा स्थान जो है वह याद करने के लिए सीयूकी या ह्वेन सांग को देंगे, और इसको तीसरा स्थान देंगे फोक्योकी को। प्राथमिकता के आधार पर अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो पहले हम लोग चर्चा करते हैं इंडिका या मेगास्थनीज। हर बार बीपीएससी से प्रश्न जो है, बीपीएससी में प्रश्न जो है मेगास्थनीज या इंडिका से पूछा जाता है, या उससे मिलता जुलता बात जो है पूछ ही दिया जाता है। तो पहला पॉइंट, इंडिका के लेखक तो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज आखिर में कहाँ का था? यूनान का। यह यूनानी व्यक्ति था और भारत में विदेशी यात्री के रूप में सबसे पहले जो आया था वह मेगास्थनीज ही था। और यह भारत में सबसे पहले पाटलिपुत्र आया था, बिहार आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो दूसरा पॉइंट है किसके दरबार में आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। किसने इसको भेजा था, इस मेगास्थनीज को? तो साथियों यहां पर मैं नाम लिख रहा हूं, सेलूकस निकेटर। सेलूकस निकेटर। यह सेलूकस निकेटर जो है, यह जब भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था तो यह उसी का अनुसरण करते हुए, उसका सेनापति है सेलूकस निकेटर, उसी का अनुसरण करते हुए पुनः भारत पर आक्रमण कर दिया। लेकिन इस समय परिस्थिति जो है वह बदल गया था, और यह काल जो है जब आक्रमण किया गया साथियों 305 से 304 बीसी। 305 बीसी में शुरू हुआ, खत्म होता है 304 बीसी में, ईसा पूर्व में। और इस युद्ध में सेलूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर दिया। जब पराजित किए गए तो संधि किया गया, और संधि शर्त में चंद्रगुप्त मौर्य को महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है सेलूकस निकेटर ने दिया था। अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था, और अपना राजदूत जिसका नाम क्या था, मेगास्थनीज, अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और इसी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इसी मेगास्थनीज ने रह करके भारत में या भारतीयों के बारे में जो जानकारी एकत्रित किया उसी को इंडिका नामक पुस्तक में लिख दिया। तो यहां से आपको निश्चित रूप से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, और यह आपको निश्चित रूप से समझ में भी आया होगा। और भी बहुत सारे तथ्य हैं इंडिका से या मेगास्थनीज से जो आपको दिमाग में रखना होगा। जैसे पहला, परीक्षा में पूछा गया बीपीएससी में 2 बार, किसके अनुसार या किसने भारतीय समाज को 7 भागों में बांट दिया था? तो किसने बांट दिया था? मेगास्थनीज ने। विकल्प में रहेगा, मेगास्थनीज नहीं रहेगा तो किसके अनुसार, मतलब इंडिका के अनुसार भारतीय समाज जो था वह 7 भागों में बटा हुआ था। लेकिन विद्वान क्या कहते हैं कि मेगास्थनीज को भारतीय समाज की पूरी समझ नहीं थी,
और यह यूनानी दृष्टिकोण अपना करके लिख देता है कि यहाँ की सामाजिक इकाई 7 भागों में बटा था। जो भी हो, परीक्षा में प्रश्न पूछेगा तो आंसर आपको मेगास्थनीज या इंडिका देना है। दूसरा, मेगास्थनीज के अनुसार भारत में अकाल नहीं पड़ता था। यह कहता है कि अकाल नहीं पड़ता था, तो हास्यास्पद बात है यह, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मगध के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा था और इसका उल्लेख किया गया है शाहगौरा स्तंभ लेख में और महास्थान स्तंभ लेख में, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने कल्याण का कार्य किया था इस अकाल के समय। लेकिन यह कहता अकाल नहीं पड़ता था। तो परीक्षा में इसलिए पूछा जाता है किसके अनुसार भारत में अकाल नहीं पड़ता था, मेगास्थनीज या इंडिका के अनुसार। तीसरा क्या पॉइंट है यहाँ पर कि मेगास्थनीज ने कहा है कि भारत में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दास प्रथा का विशद उल्लेख किया गया है। तो यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। याद रखिएगा कि किसके अनुसार दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, मेगास्थनीज के अनुसार। अंतिम पॉइंट है कि इंडिका में मौर्य नगर प्रशासन का सबसे विस्तार पूर्वक उल्लेख जो है वह किया गया है। साथियों, यहाँ पर मेगास्थनीज कहते हैं कि मौर्यों की नगर प्रशासन जो थी वह 6 समितियों के द्वारा संचालित होता था। 6 समिति बनाया गया था इसके लिए, और प्रत्येक समिति में 5-5 अधिकारी होते थे। तो यह सब तथ्य जो है वह इंडिका से है। अब दूसरा यहाँ लिखे फो क्यों की, फाहियान ने इसकी रचना किया। यहाँ फाहियान से प्रश्न क्या पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन बैंक होगा तो आप देखिएगा कि यह फाहियान किसके समय में भारत की यात्रा किया। तो गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में इसने भारत की यात्रा किया था। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि प्रथम चीनी यात्री कौन थे जिन्होंने भारत की यात्रा कर दिया। तो प्रथम चीनी यात्री भी फाहियान ही थे जिन्होंने भारत की यात्रा किया था और फो क्यों की नामक ग्रंथ की रचना कर दिया था। यह कहता है कि गुप्त काल में दैनिक लेन देन में सिक्कों का प्रयोग नहीं होता था, कौड़ियों का प्रयोग होता था। तो यह संक्षिप्त पॉइंट है यहाँ फाहियान से। अंतिम है सी यू की ह्वेनसांग। यह भी कई बार पूछा गया है कि किसके समय में ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा किया। हर्षवर्धन के समय में इस ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा किया था, पहला पॉइंट। दूसरा, ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। तीसरा, ह्वेनसांग को वर्तमान का शाक्य मुनि कहा गया है। चौथा, ह्वेनसांग को नीति का पंडित कहा गया है और ह्वेनसांग ने जो कुछ भी यहाँ देखा उसी को सी यू की नामक ग्रंथ में इसने लिख दिया। साथियों, इसी ह्वेनसांग के सम्मान में हर्षवर्धन ने 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन कन्नौज में कराया था। इतने अधिक प्रभावित थे इनसे कि इनके सम्मान में कराया और इन्हीं को अध्यक्ष भी बना दिया था। इस ह्वेनसांग ने पाटलिपुत्र की मतलब बिहार की भी यात्रा किया था। और परीक्षा में पूछा गया है, फिर पूछा जा सकता है कि नालंदा महाविहार में निम्नलिखित में से किसने 6 सालों तक अध्ययन किया। तो ह्वेनसांग ने नालंदा महाविहार में 6 सालों तक अध्ययन किया था। यह ह्वेनसांग से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण तथ्य है।
तो विदेशी स्रोत के अंतर्गत हम लोग इंडिका, फोक्योकी, सीयूकी को शामिल किए यहाँ पर, और बिहार के प्राचीन इतिहास के स्रोत की जानकारी हम लोगों ने यहाँ पर लिया, जिसमें आप लोगों ने देखा कि बहुत सारा तथ्य यहाँ निकल करके सामने आया। मैंने बिल्कुल सरल भाषा में, सरल शब्दों में आपको बतलाने का यहाँ पर प्रयास किया है साथियों। इसको हम लोगों को ध्यान में रखना है और निश्चित रूप से यहाँ से परीक्षा में प्रश्न जो है वह पूछा जाएगा। अब जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले चैप्टर, अगले वीडियो के साथ आएंगे और चैप्टर के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए मौर्य वंश हम लोग पढ़ेंगे तो फिर वहां पर यह मेघासनित की चर्चा तो होगी ही। भारत का इतिहास जब पढ़ेंगे राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर, तो फिर वहां स्रोत की पढ़ाई होती है। मैं प्राचीन भारत के इतिहास को स्रोत के रूप में शुरुआत करता हूँ और उसमें 6-7 क्लास लगते हैं, और उस स्रोत को अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन तो बीपीएससी का उसी एक चैप्टर से आपको बन जाएगा जब आप पढ़ेंगे तो, क्योंकि वहां पर व्यापक रूप में पढ़ाया जाएगा पूरे भारत को एक साथ लेकर के। तो वहां भी यह सब मैं दोहराऊंगा। अगर हम लोग गुप्त वंश यहाँ पढ़ेंगे बिहार के इतिहास में तो फोक्योकी की फिर हम लोग चर्चा करेंगे, और फाहियान और क्या क्या बात करते हैं उसके बारे में भी साथियों हम लोग चर्चा करेंगे। तो यह तो आपको याद हो ही जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए बिहार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अगर आप यह वीडियो देख रहे होंगे तो निश्चित रूप से तुरंत बोल देंगे बौद्ध मठ या बौद्ध आश्रम। उसी तरह से आगे बढ़ना है हम लोगों को। नालंदा महाविहार का निर्माण किसने कराया? कुमार गुप्त प्रथम ने। विनाश किसने किया? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। तो यह हम लोगों का मतलब मेरा जो है बिहार के इतिहास या संपूर्ण इतिहास अगर हम लोग कहें, मैं इसके साथ साथ भारत के इतिहास का भी क्लास लूंगा और उसका भी वीडियो आप लोगों के सामने बहुत जल्द आएगा, और आप लोग इस वीडियो को देखिए। इस समय लॉकडाउन का काल है, कोविड-19 जो है वह व्यापक पैमाने पर फैला हुआ है, तो आप लोग इसका लाभ उठाइए। और लाभ उठाने का मतलब है कि वीडियो आपने अगर देखा, यहाँ पर मैंने जो आज बतलाया बात प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत के बारे में, तो उसमें से अधिकांश बात आपके दिमाग में होना चाहिए। साथियों, माना जाता है जीके जीएस में कि 60% अगर आपको याद है, मान लीजिए मैंने 10 क्वेश्चन पूछा और 6 अगर आपने जवाब सही दिया, 60% आपने जवाब सही दिया, तो यह 100% माना जाता है, क्योंकि इसी 60 और 70% के बीच में तो रिजल्ट हो जाता है। अगर 60% हमेशा आपको याद है तो साथियों एक बार परीक्षा के समय में अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से वह 70% तक तो पहुंच ही जाएगा और आपका रिजल्ट भी जो है वह आ जाएगा। तो आज का वीडियो यह रहा। मैं पूर्ण रूप से विश्वास के साथ कहता हूं कि इससे आप लोग बहुत अधिक लाभान्वित होंगे और निश्चित रूप से आपको यह अच्छा लगेगा और लगा होगा या लग रहा होगा, देख रहे होंगे तो अब हम लोग जो है अगला वीडियो मैं लाऊंगा। तो साथियों इसमें अब एक एक करके हम लोग शुरुआत करेंगे कि पाषाण काल में क्या बिहार से कुछ मिला, हड़प्पा सभ्यता में मिला कि नहीं मिला, वैदिक सभ्यता के बारे में 2 लाइन चर्चा करेंगे और उसके बाद विभिन्न वंश की बात आएगी, उसके संस्थापक आएंगे और एक एक करके हम लोग आगे जो है बढ़ेंगे जो बिहार से संबंधित है। और साथियों जैन धर्म और बौद्ध धर्म का बहुत सारा इतिहास जो है वह बिहार में व्यतीत हुआ है।
तो उसकी भी जानकारी हम लोग यहाँ पर लेंगे। मगध का उदय कैसे हुआ इसकी भी जानकारी हम लोग यहाँ पर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुभकामनाएं।